नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है कि लगातार संगठन के लिए जानी जाती है और लगातार चुनाव के लिए तैयार रहती है। किसी भी चुनाव में जाने के लिए बीजेपी को अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे में जब 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी रणनीति में जुट गई है और उसका एक चुनावी रणनीति यह है नया कि इस बार बीजेपी युवाओं को तवज्जो देने जा रही है। आपको पता है कि लगातार कई सांसद ऐसे हैं जो 2 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार से जीते आए हैं। वैसे में उनके समकक्ष जो कार्यकर्ता है उनकी आयु समाप्त हो जाती है और वो कुछ बन नहीं पाते हैं। वैसे में बीजेपी ने इस बार तय किया है कि 150 से ज्यादा सीटों पर युवा चेहरे को उतारेंगे। इन्हीं विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता जितेंद्र नीरज जुड़े हुए हैं। जितेंद्र नीरज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी इस बार युवाओं पर क्यों मेहरबान हो रही है? देखिए अनिल जी, भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। ये तुष्टीकरण ये सिर्फ राजनीति के लिए नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देश के लिए होती है। देश प्राथमिकता है भारतीय जनता पार्टी की। और यहाँ इस पाठशाला में राजनीतिक कार्यकर्ता पैदा होते हैं, उदय लेते हैं। ये अन्य पार्टियों की तरह नहीं है कि सिर्फ जाति के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लोगों को गोलबंद करो। सिर्फ चुनाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। और यही कारण है, आप अभी ठीक बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को अलग से चुनाव की तैयारी नहीं करनी पड़ती। तो भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो तेजी से कार्यकर्ताओं का एक समूह और 21वीं सदी का भारत तो युवाओं का भारत है। तो हम लोगों के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तय किया है और संकल्प लिया है कि भारत को युवाओं के नेतृत्व में, और ये काम लगातार चल रहा है। और ये अन्य दलों के लिए एक प्रेरणा है, लेकिन अन्य दल वाले लोग इससे प्रेरणा नहीं लेंगे। लेकिन वो क्या बोलेंगे, वो विरासत में क्या देंगे? देश के युवा उनसे पूछेंगे कि सौंपोगे अपने बाद विरासत में क्या मुझे? देश के युवा ये सवाल कर रहे हैं उनसे। तो यहाँ तो विरासत में देने के लिए है। तो ये खुशी की लहर है, युवाओं में एक उत्साह है और युवा तेजी से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। तो इस संकल्प के साथ जुड़ रहे हैं कि हम राष्ट्र की सेवा भी करेंगे और राजनीति में हमको पर्याप्त अवसर भी मिलेंगे। यहाँ ये नहीं ना है कि परिवारवाद, यहाँ वो चीज नहीं। आज चूंकि सिर्फ युवा पर बात करेंगे इसलिए हम मुद्दे से नहीं हटेंगे। लेकिन इतना तय है कि जिन युवाओं की बात आज बीजेपी कर रही है, यही युवा 2 करोड़ नौकरी की आस लगाए 10 साल होने जा रहा है। आप याद कीजिए। और महंगाई में जिस प्रकार से जनता पिस रही है, हालांकि यह अलग सवाल है, चूंकि आपने कहा उस संदर्भ में कहे। हम आ जाते हैं फिर अपने आज के मूल विषय पर कि 70 से 60 साल के बीच के जो सांसद, आपके करीब 110 सांसद बीजेपी के बताए जा रहे हैं। 2 सांसद तो ऐसे हैं जिनकी उम्र 80 से 90 साल के बीच में। अब आप बताइए जितेंद्र नीरज जी, इस प्रकार से जब लोग जाएंगे तो युवा चेहरे को कैसे मौका मिलेगा? क्यों ना माना जाए कि इस बार बीजेपी अपनी जमीन खिसकती देख रही है और उसे युवाओं की याद आ रही? नहीं, ये आपका सोचना गलत है अनिल जी। पहले हम लोग जिस दल में हुआ करते थे, उस दल के हालात ये थे कि वहां राज्यसभा में ऐसे ऐसे लोगों को रिपीट किया जा रहा था लगातार, जो कभी सदन की कार्रवाई में भाग लेना तो दूर, दस्तखत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जा पाने की स्थिति में नहीं थे, अक्षम थे। लेकिन आप कंपेयर करिए भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। तो ये दूरगामी सोच है, ये घिसकती हुई जमीन नहीं। हमने तो पहले भी कहा है कि भारतीय सर 110 सांसद आपके ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 से 70 साल है, तो यह पहले क्यों नहीं ख्याल है? हमारा यही सवाल है। और पार्टियों की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम पार्टी सिर्फ बीजेपी की बात कर रहे हैं। नहीं, ख्यालात तो है, तभी तो निर्णय हुआ, तभी तो निर्णय लिया गया, ये तय हुआ और पार्टी ने निर्णय लिया। तो उम्र का क्या है? मान लीजिए जो लोग हैं, उम्र बढ़ता है तो वो अब मार्गदर्शक मंडल में रहेंगे, पार्टी के युवाओं को मार्गदर्शित करेंगे। लेकिन नई बहाली सेना में, फौज में, देखिए हम लोग शुरू से लड़ते भी गैर राजनीतिक रूप से, अगर मैं निजी बात करूं तो हम लोग शुरू से लड़ते रहे हैं कि भाई अन्य जगहों की तरह राजनीति में भी रिटायरमेंट की उम्र सीमा तय होनी चाहिए। हम लोगों को खुशी है, देश के युवाओं को खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस दिशा में पहल किया है और ये देश के युवाओं के लिए ये सुखद संदेश है और देश के युवा इससे उत्साहित है।
तो माना जाए ना कि इसमें भी बीजेपी एक तीर से कई निशान कर रही है, युवाओं को भी अपनी तरफ लुभा रही है, और जो लोग की उम्र हो गई है 50-60 से ऊपर और जो सांसद 1-2 बार रह चुके हैं, उनको संगठन में जिम्मेवारी देकर उनके अनुभव का भी लाभ लेना चाहती है, और युवाओं को मौका देकर के यह संदेश भी देना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं की शुभचिंतक है। जी, एकदम निश्चित रूप से आपका कहना सही है, और यह उचित कदम है कि जो अनुभवी लोग हैं उनका मार्गदर्शन लिया जाए, और जो युवा लोग हैं, जो युवा नेतृत्व है, उनको अवसर दिया जाए। उनके अंदर असीम ऊर्जा है, उनके अंदर लड़ने भिड़ने की, विकास करने की एक जज्बा है। तो वैसे लोगों को अवसर अनिल जी मिलना चाहिए, सभी दलों को यह अवसर देना चाहिए। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हम जिस दल के सदस्य हैं, उस दल के नेता ने और उस दल के नेतृत्व ने ऐसा निर्णय लिया है, और ये सराहनीय निर्णय है, और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम। जितेंद्र जी, 68 MP आपके 3 बार से ज्यादा जीते हैं, 68। हाँ हाँ, तो ये तो देखिए, तो ये दुखद नहीं है, ये अच्छी बात है अनिल जी कि इस पार्टी में जिस व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जाता है, नाप तौल के बनाया जाता है, अगर वो लगातार अपने क्षेत्र में चुनाव जीतते रहे हैं, तो ये उनकी काबिलियत थी, ये उनकी नेतृत्व क्षमता की दक्षता थी। उनको अगर छुट्टी दिया जाएगा, उनको अगर रेस्ट दिया जाएगा, तो इसके कारण ये नहीं होंगे कि वो अक्षम थे या उनका नेतृत्व खराब था। ये उम्र एक फैक्टर है, तो उनका मार्गदर्शन पार्टी को मिलेगा। जितेंद्र जी, हमारा सिर्फ ये करना है कि अगर कोई बीमारी होती है, आप उसका दवा खा रहे हैं, तो दवा से वो बीमारी ठीक होती है, तो 2-3 नई बीमारी को भी जन्म देती है जी, साइड इफेक्ट होता है। तो जो भारतीय जनता पार्टी अनिल जी, ये जो है ना एलोपैथ वाला इलाज नहीं कर रही है ना, यहाँ आयुर्वेदिक इलाज होता है। यहाँ हमको लगा कि आप लोग भी होम्योपैथ शुरू कर दिए क्या? नहीं, हम लोग आयुर्वेदिक नेचुरल उपाय करते हैं। और देखिए, मैं ईमानदारी की बात आपसे बताऊं, देश हमारा चांद पे जा रहा है, देश चांद पे तिरंगा फहरा रहा है, तो देश में उत्साह का आलम है। इस देश का तिरंगा विदेशों में फहर रहा है। यूरोप के अखबार में प्रथम पेज पर भारत का जो है खबर छप रहा है। अब ये अलग दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का कि हमारे मुख्यमंत्री जी को चंद्रयान के बारे में जानकारी नहीं है। ये अलग बात है, ये अलग विषय है, आप बोले हैं इन विषयों पर अभी नहीं जाना है। लेकिन ये दुखद तो अनिल जी है कि लेकिन सर एक चीज आपको और मानना होगा, निश्चित तौर पर भारत के लिए गर्व की बात है, हर भारतीय का सीना 56 इंच का हो गया जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई। लेकिन इसी भारत में, इसी बिहार में आज भी लोग विकास की बात ना करके जाति के आधार पर वोट देते हैं सर। इस सत्य को भी स्वीकार करना हो। नहीं, यही दुर्भाग्य है अनिल जी कि जहां पूरे भारत में गर्व का विषय है चंद्रयान की सफलता, वही बिहार के लिए यह दुर्भाग्य है कि बिहार जिसने गांधी, लोहिया, जेपी चाणक्य, आर्यभट्ट, राजेंद्र प्रसाद जैसे विद्वान लोगों को जन्म दिया, तो इस बिहार के लिए यह दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी सफलता पर हमारे मुख्यमंत्री जहां विज्ञता जाहिर करते हैं, वहीं उनके गठबंधन के आरजेडी के प्रवक्ता वो जो है वो किसको ये दे रहे हैं, बधाई दे रहे थे, उनासा को बधाई दे रहे हैं। तो अब बताइए, ममता बनर्जी जो है, ज्ञान की कमी है, ज्ञान की कमी है, तो ऐसे नहीं चलेगा। आप प्रवक्ता बना रहे हैं, तो प्रवक्ता तो सबसे काबिल लोग होते हैं, प्रवक्ता पार्टी के स्टैंड को रखते हैं, तो ये तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उन लोगों को सोचना चाहिए, हमको उन पर नहीं जाना। हमको खुशी है और संपूर्ण देशवासी को खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में अब तो नाम रखा गया, ऊपर तिरंगा भी रखा गया, शिव शक्ति भी रखा गया, तो देश गौरवान्वित है, देश गौरवान्वित है। ये लोग विक्रम में लगे हैं, हम लोग देश के मान बढ़ा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस जगह पर गए हैं, साउथ पोल में आज तक कोई भी देश नहीं पहुंच सका, वहां इंडिया ने कीर्तिमान स्थापित किया। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। एक बात अनिल जी हम और आपको कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सिर्फ राजनीति नहीं कर रही। अब मैं आपको बता रहा हूं, हम लोगों ने कल ही बैठक था, पार्टी ने तय किया अपनी माटी अपना देश, हमको हर घर में जाना है। हर घर से माटी जो बन रहा है वहां दिल्ली में एक ये, और वहां पूरे देश के हर घर से
थोड़ा थोड़ा माटी कलश में लेकर के शहीदों का सम्मान जो आप लोग कर रहे हैं, निश्चित तौर पर अभी तक किसी ने नहीं किया था। शहीदों की कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता। आप लोग फिर से उनको याद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात। जी, तो एक जज्बा देश के नौजवानों में, देश के नागरिकों में एक देशभक्ति का जो जज्बा पैदा करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से कर रही है, तो इसके लिए पूरे देश के लोगों की तरफ से उसको बधाइयां भी मिल रहा है और देश का आस्था और विश्वास भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है। तो हमारी लड़ाई कहीं नहीं, देश प्रेम में राजनीति नहीं हो सकती है, देश से बढ़कर कुछ नहीं है। तो माना जाए जितेंद्र नीरज जी कि इस बार 150 युवा चेहरे को मौका मिलेगा और जो लोग अनुभवी हैं वो संगठन में जाकर के बीजेपी को अपनी जो उनका अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उससे लाभान्वित करेंगे। यहाँ हटाया किसी को नहीं जा रहा अनिल जी, यहाँ सिर्फ जिम्मेवारियां बदली जा रही है। कुछ लोगों को जहां लड़ाई लड़ना है युवाओं को लगाया जाएगा, जहां मार्गदर्शन देना है अनुभवी लोगों को लगाया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखिए, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अगले 25 वर्ष तक भारत कहां जाएगा, भारत को कैसे आगे ले चलना है, इसकी लड़ाई में लगी हुई है। तो जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जवाना चलता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है और हम आपको बताएं कि युवा के नेतृत्व में ही कोई भी क्रांति मंजिल तक, चाहे वो लड़ाई सामाजिक हो, चाहे वो लड़ाई सांस्कृतिक हो, चाहे वो लड़ाई राजनैतिक हो, जब तक युवाओं को आप आगे नहीं करेंगे, ईमानदारी से लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगा। हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे देश के तमाम युवाओं की तरफ से, युवा सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से, राजनैतिक कार्यकर्ताओं की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, कि आपने जो ये फैसला लिया है युवा वर्ग को आगे लाने का, देश के युवा आपके आभारी। तो माना जाए कि अश्विनी चौबे से लेकर के कई लोगों का टिकट इस बार कटेगा और ऋतुराज सिन्हा जो कि लगातार प्रयासरत है, वैसे युवाओं को इस बार मौका मिलेगा। देखिए, किसी का कटेगा ये बात मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ऋतुराज सिन्हा जैसे युवा नेतृत्व को मौका देकर के पार्टी ने अपनी मंशा दिखा दी है, अपनी मंशा जाहिर की है कि जो भी युवा ऊर्जावान होंगे, उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता होगी, तो पार्टी उनको आगे लाएगी और उनको बड़ा जिम्मेवारी देगी। और जितेंद्र नीरज जी, युवा चेहरा के तौर पर जिस प्रकार से ऋतुराज सिन्हा उभर रहे हैं, निश्चित तौर पर बिहार के लिए भी गौरव की बात है कि बिहार का यह बेटा अमित शाह की टीम में, देश के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह की टीम में शामिल है। जी, निश्चित तौर पर अगर ऋतुराज सिन्हा जैसे युवा नेता जो कि अपने बोलते नहीं है, उन्होंने करके दिया है, उन्होंने हजारों लोगों को रोजगार दिया है अपने दम पर, कोई सरकारी मदद से नहीं है, वैसे व्यक्ति अगर सांसद बनते हैं, बड़े पद पर जाते हैं, तो निश्चित तौर पर समाज का भला होगा, सबको खुशी होगी। और अनिल जी, ऋतुराज सिन्हा और उनके जैसे बहुत सारे नाम जो अभी आपको दिख नहीं रहे, वो बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी बड़ी पार्टी में जिम्मेवारियां संभाल रहे हैं। और बहुत जल्द आने वाले दिनों में एक नए तेवर के साथ, एक नए फ्लेवर के साथ, युवाओं के टीम के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के परचम को और हृदय में देशभक्ति के जज्बा को लेकर के आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे आने वाला भारत बहुत ही प्यारा भारत होगा, जहां जाति, धर्म और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगी, वहां सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति की बात होगी, देशभक्ति की बात होगी, विकास की बात होगी। विकास की बात तो होगी, विकास तो हमारा संकल्प है। और जितेंद्र नीरज जी, आपकी पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू सीधे तौर पर इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर हैं। उनका कहना है कि INDI की में जो गठबंधन हुआ है, जो INDI की जो एकजुटता हुई है, इससे प्रधानमंत्री मोदी घबरा गए हैं। जनाधार उनका खिसक गया है आधार, और उनकी जमीन खिसक गई है। क्या कहेंगे ललन सिंह के बारे में, तो आप बढ़िया जानते हैं। अब देखिए, अब जिनका अपना जनाधार नहीं हो, वो अब नरेंद्र मोदी जी के जनाधार पर टिप्पणी करे, तो ये तो छोटी बड़ी बात है अनिल जी। ये वही पड़ोसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। एक बार नरेंद्र मोदी जी ने इनका नाम ले लिया था एक बैठक में, तो उस फुटेज को कट करवा के इन्होंने पेस्ट करवाया था देश को ये बताने के लिए कि हमारा नाम लिए। तो इनको जी, अब इनको माने प्रधानमंत्री पे बोलने, उनके जनाधार पे आप क्या बोलिएगा, जिसके सामने विश्व नतमस्तक है और भारत का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। अब ललन बाबू बोलेंगे नरेंद्र मोदी जी पर, तो अब इस पर क्या कहा जाए। तो वो अपनी पार्टी को बचाएं जो अब उनके बस में नहीं है, अब उनके बस में नहीं है। अब तो जदयू नाम की कोई पार्टी हुआ करती थी आने वाले दिनों में, जदयू टूटने वाली है।
जदयू में कुछ है नहीं। जदयू नाम की पार्टी हुआ करती थी। जदयू टूटने वाली नहीं, जदयू छूटने वाली है, छूटने वाली है। चलिए, छूटने वाली। मुकेश सहनी ने बड़ा आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनसे संपर्क किया है और कहा है कि अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए, 2025 में आपको बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे। देखिए, अब पार्टी ने उनसे संपर्क किया है कि नहीं और पार्टी उनसे क्या बात की हमको ये नहीं पता, लेकिन अगर पार्टी ने उनको कहा है कि आप ज्वाइन कर लीजिए तो गलत क्या है। युवाओं का देश बनाना है, युवा नेतृत्व को आगे किया जा रहा है, तो वो भी उनके अंदर भी जज्बा है, वो भी अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो पार्टी ने उनको सकारात्मक रास्ता अगर दिखाया है तो ये अच्छी बात है। और रही बात मुख्यमंत्री बनाने का, तो भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाती है पहले, वो तो समय पे। विलय की शर्त आपने रख दी है ना? अरे विलय की शर्त इसलिए रख रहे हैं कि आप पूरे मजबूती से, अब शर्त रखाया है कि नहीं वो पार्टी समझे, लेकिन अगर ऐसा शर्त रखा गया है तो ये उनके हित में है। यहाँ आएंगे तो एक बड़ी धारा के साथ लग के, और आप रचनात्मक अगर कुछ देश के लिए करना है तो अच्छे से कीजिए, हम सब लोग के साथ। जितेंद्र जी, मेरा आखिरी सवाल है। इन दिनों लगातार विपक्ष यह हमला कर रहा है कि बीजेपी अगर इस पर आएगी तो आरक्षण को समाप्त कर देगी। अच्छा, ये जो आरोप लगा रहे हैं आएगी तो ये कर देगी, और आप 70 साल तक, ये जो इंडिया वाले अपने को बोलते हैं, 70 साल तक आप शासन किए तो आपने देश को क्या दिया? आपने देश को क्या दिया? आपने यूरिया घोटाला, चीनी घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला से लेकर के खाद घोटाला, बोफोर्स घोटाला, चारा घोटाला, और क्या तमाम घोटाला। तो देश ये भी तो पूछ रहा है हम क्या करेंगे और आपने क्या किया, तो देश तो दोनों देख रहा है ना। देखिए, कोई मुद्दा इनके पास है नहीं। आरक्षण की बात कैसे आ जा रही है? आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता, इस तरह की बातें क्यों आ जा रही है? आप लोग इसका खंडन नहीं कर पा रहे। आरक्षण, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो सवर्ण के गरीबों के लिए भी आरक्षण देने का काम किया है। आप आरक्षण खत्म करने की बात, आप जैसा है कि सवर्ण आयोग बना दिए। अरे भाई, आप सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, आप सिर्फ जातिवाद को बढ़ावा देते हो। ये अब इस देश में चलने वाला नहीं है। इस देश में अब तिरंगा के पीछे लोग एकजुट हो रहे हैं, अनिल जी। और ये लोग जो सोच रहे हैं कि जातीय समीकरण बनाकर गणित जोड़ रहे हैं प्लस माइनस करके, अब बिहार की राजनीति मैथमेटिक्स से नहीं चलेगी। बिहार की राजनीति अब केमिस्ट्री से चलेगी। और आप देखिएगा कि देश में जिस तरह एकजुटता हो रहा है, बिहार उससे अलग नहीं है। बिहार में भी एकजुटता होगा। और जो इन लोगों के सपने हैं, मंसूबे हैं कि तुष्टीकरण और जातीय गोलबंदी करके नरेंद्र मोदी के परचम को रोक देंगे, तो ये लोग भ्रमित हैं। ये लोग भ्रमित हैं। आने वाले चुनाव में आपको दिख जाएगा और ये पता चल जाएगा कि किस तरह ये जीरो पे आउट होते हैं, और तब ये ईवीएम का रोना रोएंगे, तब ये ईवीएम की बात करेंगे। तो देश गोलबंद है, सभी वर्ग के लोग गोलबंद है, इनको पता चल जाएगा। हाशिए पर है, कहीं कुछ है नहीं। अब लालू यादव, अब सुन लीजिए कि लालू यादव जी प्रधानमंत्री बना रहे हैं किसको? नीतीश कुमार जी को। एक वैसी पार्टी के नेता इनको प्रधानमंत्री बनाने चले हैं जिनका अपना एक तो एमपी नहीं है। तो अब इस तरह के यहाँ तो खाली सपनों का सौदागर लोग घूम रहा है, तरह तरह की बातें, तरह तरह के मुद्दे। धन्यवाद जितेंद्र जी। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी नेता जितेंद्र जी। सीधे तौर पर आरक्षण को लेकर के बात करने वाले को उन्होंने जवाब दिया है कि बीजेपी तो सवर्ण गरीबों को आरक्षण देने वाली पार्टी है, आरक्षण समाप्त करने की कहां सवाल है। और सबसे जो बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार युवाओं पर फोकस किया है। 150 से ज्यादा युवा चेहरे इस बार शामिल होंगे। जो पुराने नेता हैं, जो 2 से 3 बार तक चुनाव जीत चुके हैं, उनको संगठन में जिम्मेवारी दी जाएगी। और वैसे में जितेंद्र नीरज का बड़ा दावा है कि बिहार में INDI जो है वो फेल होगी, INDIA फेल होगी और जीरो पर आउट होगी। जितेंद्र नीरज के दाव में क्या सच्चाई ये वक्त बताएगा। फिलहाल आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।